तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है क्यूबरनेटिस की क्लास में। काफ़ी लंबे टाइम के बाद रिज्यूम कर रहे हैं। तो डायरेक्ट शुरू करते हैं। आज के लिए मैं आपको सबसे पहले तो हम एक बार क्यूबरनेटिस का रिफ्रेश कर लेते हैं। क्यूबरनेटिस एंड क्लाउड के बारे में थोड़ा-सा रिफ्रेश कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार कोर्स को मैं कैसे आगे लेके जाऊँगा। आज हम बेसिक्स की थोड़ी बहुत बातें करेंगे। इसके बाद मैं आपको क्यूबरनेटिस प्लेटफ़ॉर्म की जितनी भी सर्विसेज़ होती हैं उनके बारे में बताऊँगा एंड देन हम क्या करेंगे, हम एक क्यूबरनेटिस की लैब बनाएँगे। तो मैं आपको एक लैब बना के दिखाऊँगा जिसके अंदर हम एक प्राइवेट क्यूबरनेटिस बनाएँगे अपने लोकल लैपटॉप के ऊपर और मैं आपको स्टेप्स बता दूँगा सो दैट आप भी अपने सिस्टम पे एक क्यूबरनेटिस बना सकते हो एंड देन उसके ऊपर आप अपना बेसिक जो भी हैंड्स ऑन होता है वो आप कर सकते हो। इसके साथ-साथ मैं आपको बताऊँगा कि क्यूबरनेटिस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर और भी कितने टूल्स होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ प्लेटफ़ॉर्म को जानना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेटफ़ॉर्म के अंदर और क्या-क्या टूल्स उसके ऊपर चलते हैं, जो कि आपके डे टू डे ऑपरेशनली आपको हेल्प करते हैं। नॉट ओनली ऑपरेशनली, इवन अगर आप एक डेवलपर हो, तो आपको बहुत हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये प्लेटफ़ॉर्म क्या है, इसके ऊपर हम कैसे किसी चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बताऊँगा कि एक सर्विस कैसे डिज़ाइन की जाती है क्लाउड के ऊपर, प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर। ठीक है? तो इसके साथ हम शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहली बात थी क्लाउड को लेके, ठीक है? सबसे पहले आप याद करो जब मैंने आपको प्रीवियस सेशन जब दिया था, तो मैंने सबसे पहले ये पूछा था क्लाउड के बारे में कि क्लाउड क्या होता है, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग डेफ़िनेशन दी थी, जो कि सब सही थी। मैंने भी एक डेफ़िनेशन दिया था, बट अब आप जस्ट मैं एक और लाइन उसके ऊपर ऐड करना चाहता हूँ क्लाउड के बारे में, कि क्लाउड बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको पहली चीज़ आपको हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इससे पहले आप जिस भी टेक्नोलॉजी में काम करते थे, उसका जो डेटा सेंटर होता था, जो फिज़िकल डिप्लॉयमेंट, जो फिज़िकल सर्वर्स होते हैं, वो भी आपके पास ही होता था। और उस फिज़िकल हार्डवेयर में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता था, तो आपका पूरा एप्लीकेशन जो है वो हिल जाता था। अगर फिज़िकल हार्डवेयर डाउन हुआ या आपके कोई हार्ड डिस्क करप्ट हुई, तो आपका एप्लीकेशन पे इम्पैक्ट होता था। दूसरा ये कि आपको अगर ऑपरेशनली कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको लगता है कि यार मेरे 2 नोड का 2 सर्वर का एक सेटअप है और ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको एक्सपैंड नहीं कर सकता बिकॉज़ स्केल आउट करना आसान नहीं होता था, नॉर्मल ट्रेडिशनल सिनेरियोज़ में। दूसरा चैलेंज ये होता था कि आप एक्सपेंशन तो करोगे, लेकिन आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इतना ज़्यादा टाइटली कपल्ड है हार्डवेयर के साथ कि आप अपनी पसंद से हार्डवेयर भी नहीं ले सकते। आपको हार्डवेयर भी वही लेना पड़ेगा, स्पेसिफिक मॉडल, स्पेसिफिक सीरीज़ जो आपको आपका डेवलपर बोलेगा, मीन्स एप्लीकेशन ओनर बोलेगा। तो ये जो सारी डिपेंडेंसीज़ थी ना, तो क्लाउड इज़ ऑल अबाउट ब्रेकिंग द ट्रेडिशनल डिपेंडेंसीज़। सबसे पहली डिपेंडेंसी थी आपकी डेटा सेंटर के ऊपर कि आपको डेटा सेंटर में जाके पहले अपना हार्डवेयर रेडी करना पड़ता है। उसके ऊपर ही आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो एंड देन फिर आपको जो भी काम करना होता है, आप वो काम करते थे। तो आपको सबसे पहले क्लाउड ने क्या दिया? इंडिपेंडेंस, फ्रीडम। फ्रीडम मिला कि अब आपको डेटा सेंटर के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, स्टिल हार्डवेयर के ऊपर ही सॉफ्टवेयर चलता है, लेकिन बीच में एक लेयर आ गई है जिसको हम क्लाउड बोलते हैं और वो खुद आपका जो है क्या कहते हैं डेटा सेंटर को मैनेज करता है। दूसरी जो एडवांटेज क्या है कि पहले आपने देखा होगा कि क्लाउड का जो सबसे बेसिक फॉर्मेट था दैट वाज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में देखो क्या होता है कि आपको एक सर्वर चाहिए, आपको स्टोरेज चाहिए, आपको स्विच चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए। ये फिज़िकल रिक्वायरमेंट है आपको किसी भी डेटा सेंटर को बनाने के लिए। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो, ये बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए ही चाहिए। अब क्या हुआ जब क्लाउड आया सबसे पहला फॉर्मेट आया क्लाउड का नंबर 1 फॉर्मेट था जो सर्विस थी दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस में देखो होता क्या है? वर्चुअल मशीन। तो इधर-उधर घुमा के नहीं बोलूँगा, सीधा बोलूँगा वर्चुअल मशीन। एवरीथिंग इन वर्चुअल फॉर्मेट। वर्चुअल मशीन, वर्चुअल नेटवर्क, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल राउटर, वर्चुअल फायरवॉल, एवरीथिंग वर्चुअल। मतलब ये कि फिज़िकली कोई भी डिवाइस नहीं है। आप जब एज़ अ यूज़र जाते हो, आपको एक आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला होता है, वो आपको क्या करता है, एक वीएम पकड़ा देता है। वो बोलता है, "ये लो वीएम, अब तुम्हें इसके अंदर जो करना है करो।" अब हम करते क्या थे बेसिकली देखो, हम क्या करते थे, ये जो मैंने 5 लेयर्स आपको पहले बताई थी स्टैक की, ये 5 लेयर हमेशा यूनिवर्सल है। सबसे पहले आप क्या करते हो, आप अपना सर्वर लेते हो। इस सर्वर में फिजिकल सर्वर के ऊपर आप इसको पावर ऑन करते थे। पावर ऑन करने के बाद आप इसमें ओएस इंस्टॉल करते थे।
ओएस इंस्टॉल करने के बाद आप इसके अंदर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे। नेटवर्क इस पे नेटवर्क ऑन करना, यूज़र क्रिएट करना, पैचिंग करना, आपका अगर ओएस पुराना है तो उसको अपडेट करना। देन आप क्या करते थे, उसके बाद आप करते थे सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी क्या होता है? आप जिस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना चाहते हो, मतलब आप जिसको इंस्टॉल करना चाहते हो, उसको कुछ बेसिक प्रीरिक्विज़िट होगा। जैसे जावा चाहिए, पाइथन चाहिए, जो भी आपकी डिपेंडेंसी अपाचे चाहिए, तो वो सारी डिपेंडेंसी आप पहले इंस्टॉल करते हो एंड देन फिर फाइनली आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। तो ये जो 5 लेयर्स थी, जब हम वर्चुअल फॉर्मेट में आए तो आपका हार्डवेयर हट गया, आपको एक वीएम मिल गई। वीएम में आपको एक ओएस मिलता है, ओएस के ऊपर आप अपना ओएस पैचिंग करते हो, एप्लीकेशन डिपेंडेंसी एंड देन आप अपना मेन सॉफ्टवेयर। ये था क्लाउड का सबसे पहला फॉर्मेट, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ओपनस्टैक इज़ वन ऑफ द एग्जांपल, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस प्रोवाइड करता है। अब क्यूबरनेटिस क्या है? क्योंकि हम बात तो क्यूबरनेटिस की कर रहे हैं। क्यूबरनेटिस इज़ द नेक्स्ट लेवल। अब नेक्स्ट लेवल क्या होता है? देखो नेक्स्ट लेवल मैं आपको समझाता हूँ कि क्यूबरनेटिस में नेक्स्ट लेवल किसे कहते हैं। अभी तक आप ये जो सारे काम करते थे, ठीक है? आप क्या करते थे कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, आपने एक वीएम बनाया, ठीक है? इस वीएम में आप ओएस डालते हो, ठीक है? इस ओएस में आप क्या करते हो? पैचिंग करते हो, ठीक है? ओएस को आप पैचिंग करते हो। देन उसके बाद आप क्या करते हो? इसके ऊपर आप अपनी ऐप डिपेंडेंसी रिज़ॉल्व करते हो। अब आपकी मान लो आपके सॉफ्टवेयर को कुछ चाहिए तो आप उसकी डिपेंडेंसी रिज़ॉल्व करते हैं एंड देन फाइनली आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो। तो ये एक वीएम फॉर्मेट है। अब होता क्या है कि यहाँ आप देखोगे तो इसके अंदर ओएस जो है वो RHEL भी हो सकता है, CentOS भी हो सकता है, उबुंटू भी हो सकता है या इसके अंदर विंडोज़ भी हो सकता है। एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन क्या चाहता है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं ना, और इसमें भी क्या होता है कि इसमें रिलीज़ होता है इसका 7.x, 8.x या 6.x। उबुंटू का भी अपना होगा, CentOS का भी अपना होगा। तो ये और ये पैचिंग भी करनी पड़ती है आपको। तो ये जो स्टेप्स हैं ना, ये जो 2 स्टेप्स हैं, ये 2 स्टेप्स आपको हर बार रिपीट करने पड़ते हैं और ये 2 स्टेप्स आपके क्या करते हैं, बेसिकली आपको स्टिल डिपेंडेंट रखते हैं अपने स्टैक में। तो अब क्वेश्चन ये हुआ कि ये जो 2 स्टेप्स हैं, इसके ऊपर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी क्या बन सकती है? तो इसके ऊपर जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो बनाई गई, दैट वाज़ योर डॉकर इंजन। अब डॉकर इंजन क्या चीज़ है? डॉकर कंपनी ने डॉकर इंजन बनाया। इन्होंने बोला कि ये जो सारे काम करते हो ना, आप ये क्या करते हो, वीएम के ऊपर आप अपना, मैं वीएम से बता रहा हूँ, आप इसको फिजिकल भी अज्यूम कर सकते हो कि फिजिकल सर्वर। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वीएम की जगह कोई फिजिकल सर्वर, ठीक है? तो आपने वीएम या फिजिकल सर्वर लिया, इसके ऊपर ये जो 2 स्टेप्स करते हो ना, ओएस इंस्टॉलेशन करना और पैचिंग करना, ये जो दोनों टास्क हैं, उन्होंने बोला कि यार ये जो दोनों टास्क हैं, इसको ना हम एक नए तरीके से लेके आ सकते हैं। हम क्या करेंगे, उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया। उन्होंने कहा कि आप सबसे पहले एक वीएम ले लो या फिर आप एक फिजिकल सर्वर ले लो, ठीक है? फिजिकल सर्वर को हम बेयर मेटल बोलते हैं। एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, फिजिकल सर्वर और बेयर मेटल सेम चीज़ होता है। अब इन्होंने कहा कि आप इसको लो, इसके ऊपर आप क्या डालो? इसके ऊपर आप डालो ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन-सा डालोगे? एनी फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन-सा हो सकता है? CentOS भी हो सकता है, ठीक है? रेल भी आप डाल सकते हो, इवन दो रेल इज़ नॉट फ्री, बट रेल भी आप डाल सकते हो। उबंटू भी डाल सकते हो, बट मैं विंडो नहीं डाल रहा, ठीक है? मैं विंडो की बात नहीं करूँगा। स्टिल सपोर्टेड में है, बट हम बात करेंगे एनी लाइनक्स, कोई भी लाइनक्स जो आपको पसंद है, कोई भी रिलीज़। अब आप कहोगे यार मैं तो रेल सेंटोस 7 डालूँगा, 7.4 डालूँगा। कोई कहेगा यार मैं तो 8 डालूँगा, कोई बोलेगा मैं 6 पॉइंट समथिंग डालूँगा। सेंटोस, रेल या उबंटू का डिफरेंट डिफरेंट रिलीज़। तो वो बोलता है आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, कोई भी रिलीज़ डालो, एनी रिलीज़ जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते थे? पैचिंग। तो आप ये पैचिंग करो। अब पैचिंग कर दी आपने। देखो आपके 2 लेयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। ये जो यहाँ पे आपका फर्स्ट था, ये सेकंड था, देन दिस थर्ड एंड दिस फोर्थ। फिफ्थ मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिफ्थ लेयर आपका यहाँ होता है, ठीक है? आई थिंक मे बी इसमें बीच में मैंने कुछ छोड़ दिया लगता है।
तो यहाँ पे ये जो लेयर्स थी आपकी ओएस वाली पैचिंग, ये वाली लेयर, ठीक है, ये और ये पैचिंग, ये दोनों लेयर्स आप यहाँ लेकर आए और आपने इसके ऊपर क्या इंस्टॉल किया, डॉकर इंजन। अब आप ध्यान से सुनना क्यूबरनेटिस क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्यूबरनेटिस एक वीएम है, क्यूबरनेटिस एक सर्वर है, या क्यूबरनेटिस एक टूल है, या क्यूबरनेटिस एक क्या है, बेसिकली क्या है। तो आपको मैं ध्यान से बता रहा हूँ कि क्या है क्यूबरनेटिस। उससे पहले आपको डॉकर समझना पड़ेगा, क्योंकि क्यूबरनेटिस इज इनकम्प्लीट विदाउट डॉकर। क्यूबरनेटिस और डॉकर दोनों मिल के एक टेक्नोलॉजी बनाते हैं। आप अगर दोनों को आधा आधा पढ़ोगे तो आपको नहीं मिलेगा कुछ भी। तो आपको पहले तो समझना है कि डॉकर इंजन क्या होता है, और उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्यूबरनेटिस समझना है। तो अभी मैं आपको पहला लेवल बता रहा हूँ डॉकर के बारे में। तो ये जो डॉकर इंजन है ना, अब ये करता क्या है, ये अब आपको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बना देता है। ये बन गया आपका एक प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ क्या डला हुआ है, ओएस डला हुआ है, सेंट ओएस हो गया या रेल हो गया, एनी वर्जन। मैं वर्जन के अंदर नहीं जा रहा। अब ये क्या करेगा, अब ये इसको हम बोलते हैं होस्ट, इसको हम बोलते हैं होस्ट मशीन। ये हमारी होस्ट मशीन। इस होस्ट मशीन के ऊपर आप क्या करते हो, गेस्ट बना सकते हो। गेस्ट कैसे बनते हैं, गेस्ट ओएस, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम बोलते हैं गेस्ट। ओएस नहीं बोलेंगे, बेसिकली इसको हम बोलेंगे गेस्ट। अब ये गेस्ट क्या होता है कि आपने ओएस पहले से डाल रखा है, पैचिंग आपने कर रखी है, मतलब ये कि जो बेसिक कंप्यूट की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक कंप्यूट में देखो क्या क्या चीजें होती हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक कंप्यूट किसे कहते हैं। बेसिक कंप्यूट के लिए जो हमें चाहिए होते हैं रिसोर्सेज, सबसे पहले हमें चाहिए होता है सीपीयू, फिर चाहिए हमें रैम, फिर हमें चाहिए स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए स्टोरेज हो गया, नेटवर्क। ये देखो बिल्कुल बेसिक बताया मैंने अभी। ये चीजें आपको चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, मतलब कि आपको अगर कंप्यूट करना है, कोई कंप्यूटर चलाना है या सर्वर चलाना है, तो ये चीजें आपको चाहिए एज अ रिसोर्स। अब ये प्लेटफॉर्म के पास ओएस डला हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका अपना डला हुआ है। तो जितनी भी नीचे के रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, फिजिकल जो रिसोर्सेज होते हैं, दैट इज योर सीपीयू, रैम एंड स्टोरेज और नेटवर्क, ये सब कुछ ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। जैसे आपने अपने लैपटॉप में विंडो डाल दिया, अब आपका विंडो सीपीयू से बात करेगा, आपका विंडो रैम से बात करेगा, आपका जो विंडोज है वो नेटवर्क से बात करेगा, वो स्टोरेज को, हार्ड डिस्क को एक्सेस करेगा। अब गेस्ट क्या करता है, ये गेस्ट बेसिकली बन गया एक ऐप बन गया। अब गेस्ट, देखो जो हमने जो लेयर्स की बात करी थी, तो लेयर्स में हमने क्या कहा था कि हमको चाहिए होता है ऐप डिपेंडेंसी, ठीक है, ऐप डिपेंडेंसी। एंड दूसरा क्या चाहिए होता है हमें, हमारा सॉफ्टवेयर, मेन सॉफ्टवेयर। तो ये बन गया मेरा मेन सॉफ्टवेयर। ये चीज को हम बोलते हैं कंटेनर। कंटेनर, इसको जो नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है कंटेनर का, कंटेनर्स। अब ये कंटेनर्स है क्या, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि चल रहा है, एक्टिव है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, सीपीयू, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क। उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जैसे आप पहले सॉफ्टवेयर चलाते थे ना, ओरेकल आपने डाल दिया डेटाबेस, आपने उसके ऊपर कोई क्लस्टर इंस्टॉल कर दिया, आपने उसके ऊपर कोई वेबसाइट होस्ट कर दिया, तो ये भी एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर जैसा ही हो गया। लेकिन ये सॉफ्टवेयर नहीं होता है, जब तक कोई भी सॉफ्टवेयर कंप्लीट तब तक नहीं होता है जब तक कि उसकी ये स्टैक पूरे ना हो। जो मैंने आपको स्टैक्स बताए थे ना यहाँ पे, आप हमेशा क्वेश्चन पूछो, अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी पढ़नी है या आपको कोई पढ़ा रहा है या आप खुद से अगर कोई चीज देख रहे हो या क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हो, तो ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन कि क्या मेरी पांचों लेयर्स जो है वो कंप्लीट हो रही हैं। अगर ये पांचों लेयर कंप्लीट हो रही हैं, दैट मीन्स कि आपका स्टैक जो है वो चल जाएगा। दैट मीन्स आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो जिस सॉफ्टवेयर को आप रन करना चाहते हो, वो सॉफ्टवेयर आप रन कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें से एक भी लेयर आपने अगर हटा दिया, तो आप सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। ये टॉप लेयर है सॉफ्टवेयर, बट ये तभी रन करेगा जब नीचे से ये सारी लेयर्स कंप्लीट होंगी। वर्चुअल फॉर्मेट क्लाउड में क्या होता है कि ये सारी चीजें जो है नीचे वर्चुअली होती हैं फुलफिल। आप जो कंटेनर में जब आप आते हो, तो सिर्फ सॉफ्टवेयर जो आपका मेन सॉफ्टवेयर होता है और उसकी ऐप डिपेंडेंसी, इसको हम बोलते हैं क्यूबरनेटिस के टर्म्स में इसको एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज सीएनएफ। सीएनएफ, ठीक है, क्लाउड नेटिव फंक्शन। एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम जो सिर्फ क्लाउड के लिए बना हुआ है, जिसका रियल हार्डवेयर से कभी कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप एक्चुअल सॉफ्टवेयर, जब आप पुराने तरीके से सॉफ्टवेयर बनाते थे,
तो आपका सॉफ्टवेयर डायरेक्टली आपके फिजिकल सर्वर से कनेक्टेड होता था। यहाँ आपकी जो कनेक्टिविटी है वो हट गई है, वर्चुअल फॉर्मेट में आ गई है। और डिटेल में बताऊंगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना समझो कि एक फिजिकल मशीन या एक वर्चुअल मशीन के ऊपर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला। वो ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी लाइनक्स का फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। फिर आपने नॉर्मल जो पैचिंग वाले काम होते हैं वो आपने किए। पैचिंग के बाद आपने उसमें एक डॉकर इंजन का सॉफ्टवेयर डाला। अब जब आप ये डॉकर इंजन का सॉफ्टवेयर डालते हो तो ये करता क्या है, ये बेसिकली एक कंटेनर बना देता है। इसके ऊपर आप कंटेनर रन कर सकते हो, बनाता नहीं है, बेसिकली रन कर सकते हो। अब होगा क्या, आप बोलोगे यार मुझे एक कंटेनर चाहिए। तो ये क्या करता है, डॉकर इंजन रन टाइम पे। अब यहाँ जो एडवांटेज है वो क्या होता है कि जो कंटेनर होता है वो सीधा रन होता है। आपने अब तक जितने भी इंस्टॉलेशन आज तक देखे या सुने होंगे, आपने ये देखा होगा कि हमेशा इंस्टॉलेशन होती है। मतलब ये कि हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना होता है, कॉन्फ़िगर करना होता है, देन फिर हम उसको रन करते हैं। बट यहाँ पे ऑप्शन आता है डायरेक्ट रन, मतलब नो इंस्टॉलेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी डला हुआ है, सारा नेटवर्क, स्टोरेज सब कुछ इन प्लेस है। एक कॉमन सर्वर है जिसके ऊपर आप कितने भी कंटेनर्स चला सकते हो, और यहाँ पे कोई लिमिट भी नहीं होती है कंटेनर्स की। लिमिट्स क्यों नहीं होती है? देखो, लिमिट इसलिए नहीं होती है, ऐप डिपेंडेंसी एंड सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट लिमिट इसलिए नहीं होती है बिकॉज ये जब ये आप डॉकर इंजन रन करते हो तो ये क्या करता है, रन टाइम पे जो आपका कंटेनर चलता है। अब कंटेनर कहता है कि मुझे रैम चाहिए, सीपीयू चाहिए, स्टोरेज और नेटवर्क चाहिए, ये मुझे चार बेसिक चीजें चाहिए ही चाहिए। अब ये क्या कहेगा, मुझे इतना चाहिए, डिमांड। तो ये जब भी रन करेगा ये डिमांड करेगा, और जैसे जैसे वो डिमांड करेगा ये पीछे से आपको उतनी रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा। इसके पास अपना डेडिकेटेड कुछ भी नहीं है, ना स्टोरेज है, ना रैम है, ना नेटवर्क है। सब कुछ इसको ऑन डिमांड मिलता है। और ये कौन मैनेज करता है, ये प्लेटफॉर्म मैनेज करता है, ये प्लेटफॉर्म मैनेज कर रहा है सब कुछ, ये सारी चीजें ये मैनेज कर रहा है। ये सिर्फ डिमांड करता है। और आप ऐसे एन नंबर ऑफ कंटेनर्स डिप्लॉय कर सकते हो एक अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, होस्ट के ऊपर। इस होस्ट के ऊपर आप कितने भी कंटेनर चला सकते हो। हाँ, क्वेश्चन आएगा कि यार ऐसे तो आप इनफाइनाइट कंटेनर चला सकते हो, तो फिर सारे कैसे चलेंगे? दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन बिकॉज जब ये रन करते हैं ये डिमांड करते हैं रिसोर्सेज की। और वो रिसोर्सेज कहाँ से फुलफिल होती हैं? वो नीचे अंडरलाइनिंग प्लेटफॉर्म फुलफिल करता है। अब इस वीएम की या इस सर्वर की अपनी एक लिमिटेशन होगी। ठीक है, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिमिटेशन। लिमिटेशन लिमिटेशन किसकी? इस पर्टिकुलर सर्वर की। इसके पास जितने भी ये रिसोर्सेज हैं दे ऑल आर लिमिटेड। अब आप बोलोगे कि मैंने एक वीएम बनाया या मैंने एक सर्वर परचेज किया जिसमें मेरे पास 16 GB की रैम थी, 2 कोर का सीपीयू था, 100 GB का स्टोरेज था, ठीक है, और एक मेरे पास लैन था जो 10 Gbps का था। अब मैं उसके ऊपर बहुत सारे कंटेनर्स चला रहा हूँ, लेकिन वो सारे कंटेनर्स रन टाइम पर रिसोर्सेज मांग रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपके क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म के पास रिसोर्सेज नहीं होंगी। और जब वो नहीं होंगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली वो नए कंटेनर्स को लॉन्च करने नहीं देगा। एग्जिस्टिंग कंटेनर्स को भी रिसोर्सेज की अगर ज्यादा डिमांड होगी तो वो मना कर देगा कि यस मैं उनको रिसोर्सेज नहीं दे सकता। दिस इज वन लिमिटेशन जो आपको समझनी पड़ेगी प्लेटफॉर्म की। क्यों? क्योंकि एक फिजिकल रिसोर्स के पास बैकएंड से जो रिसोर्सेज आ रही है, एक्चुअल जो इंफ्रा से आ रही है रिसोर्सेज, वो लिमिटेड है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट ये कॉन्सेप्ट को आप समझो, ये प्रॉब्लम है, इसका मैं आंसर आपको दूंगा। इसमें और भी दूसरी प्रॉब्लम है, एक और बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, वो ये कि इस एक फिजिकल वीएम के ऊपर, मान लो एक वीएम के ऊपर या एक सर्वर के ऊपर आप इतने सारे एन नंबर ऑफ कंटेनर्स चला रहे हो, और अगर ये फिजिकल सर्वर ही डाउन हो गया या ये वीएम ही डाउन हो गया किसी रीजन से, तो ये तो सारे कंटेनर्स गए। तो यस दैट इज राइट। अगर आपका, लेट मी डू वन थिंग, हाँ मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो, अगर आपका एक होस्ट, जिसको हम बोलते हैं होस्ट, ठीक है, इसे हम बोलते हैं होस्ट, ये एक वीएम हो सकता है, ये एक बेयर मेटल सर्वर हो सकता है, ठीक है, वीएम या सर्वर हो सकता है जिसके पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके पास अपना पैचिंग किया हुआ है। आपने बस सीक्वेंस वाइज ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर आपने अपना जो भी नेटवर्किंग सेटिंग या जो भी आप करते हो सारी चीजें, रिसोर्सेज कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद आपने इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है जिसका नाम है डॉकर इंजन। डॉकर इंजन। अब इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये इसको मैं बोलता हूँ प्लेटफॉर्म। तो अब ना आप इस वर्ड को थोड़ा ध्यान से समझना, प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं एन नंबर ऑफ कंटेनर्स रन कर सकता हूँ, ठीक है।
इसके ऊपर मैं n नंबर ऑफ कंटेनर्स रन कर सकता हूँ। रन टाइम पे ये सारे कंटेनर्स ये रन हो सकते हैं, ये रिसोर्सेज मांगेंगे, रिसोर्सेज यहाँ से फुलफिल होगा। एक ऐसा टाइम आएगा, अब इसकी ना दो मेजर लिमिटेशन जो मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले, इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी लिमिटेशन। इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं आर लिमिटेड, आर लिमिटेड विद होस्ट। ये आपके रिसोर्स के होस्ट के पास जो ये वीएम है एक फिक्स रिसोर्सेज है, सीपीयू, रैम, स्टोरेज, नेटवर्किंग। तो उससे ज्यादा मांगोगे तो वो कैसे दे सकता है? बिल्कुल नहीं दे सकता। दूसरा ये कि अगर होस्ट डाउन हुआ, होस्ट डाउन मींस ऑल कंटेनर डाउन। ये दो मेजर लिमिटेशंस हैं इस टेक्नोलॉजी की, जिस टेक्नोलॉजी का नाम था डॉकर कंटेनराइजेशन। तो कंटेनर्स की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या होती है कि आप कंटेनर्स को रन तो कर सकते हो एक वीएम के ऊपर, ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो कंटेनर्स जैसे ग्रो करेंगे या रन टाइम पे उनको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगी, वो ऑब्वियसली फेल होने लगेंगे। वो नए रिसोर्स, उनको ज्यादा रिसोर्स नहीं मिलेगा और वो वहां पे ओवरलोडेड हो जाएंगे। आप नए न्यू कंटेनर्स लॉन्च नहीं कर पाओगे। दूसरा ये कि अगर आपका ये होस्ट चला गया, ये वीएम डाउन हो गया, तो आपके सारे के सारे कंटेनर्स हो गए डाउन। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है आपकी कंटेनर टेक्नोलॉजी की, ठीक है। इस प्रॉब्लम का सलूशन किसने दिया? इस प्रॉब्लम का सलूशन दिया है क्यूबरनेटिस ने। क्यूबरनेटिस ने क्या बोला कि आपके पास जो दो सबसे बड़े चैलेंज क्या है, ये कि यार अब मेरा रिसोर्सेज लिमिटेशन है, दूसरा ये कि मेरा होस्ट डाउन हुआ तो मैं फिर कुछ नहीं कर सकता, मेरा मेरा सब कुछ लॉस हो गया। तो क्यूबरनेटिस ने कहा कि अगर आपका ऐसा सिचुएशन आता है तो हम आपको इसके लिए सोल्यूशन ऑफर करते हैं। सोल्यूशन क्या है? अब आप कहते हो कि यार मैं ये काम करता हूँ, जैसे नॉर्मल सिनारियोज में आप क्या करते थे? नॉर्मल सिनारियोज में आप आपने बोला कि यार मैंने एक वीएम लिया, इसको मैंने बोला वीएम 1, एक और लिया मैंने, इसको मैंने बोला वीएम 2, और एक और लिया मैंने, इसको मैंने बोला वीएम 3। ऐसे सो ऑन करके मैंने बहुत सारे वीएम्स बना लिए, ठीक है, वीएम हो गया। इसके ऊपर मेरा कंटेनर चल रहा है, इसके ऊपर भी मेरा कंटेनर चल रहा है, यहाँ भी मेरा कंटेनर चल रहा है। अब मैंने बोला कि यार अगर इस पे सब डाउन हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं एक काम करूंगा, इसको उठा के यहाँ ले जाऊंगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, मैं डॉटेड में दिखा देता हूँ कि यहाँ पे डॉटेड का मतलब ये एक्टिव नहीं है अभी। जब मेरा प्रॉब्लम आएगा तो मैं इस वीएम को, ये मेरी वीएम डाउन हुई तो मैं यहाँ पे जाके इसको अप कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से मैं एक तरीके से मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई मैनुअल बन किसी को मैनुअली इंटरवेन करना पड़ेगा। मैनुअली इंटरवेन का मतलब जब ये वीएम डाउन होगी, उस इंसान को जाके इमीडिएटली सारे कंटेनर्स को यहाँ पे रन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोनों के बीच में स्टोरेज भी सेम होना चाहिए, बिकॉज आप जो भी डेटा राइट करते हो कंप्यूट की हेल्प से, वो डेटा कहीं ना कहीं कॉमन स्टोरेज पे जाना चाहिए, तो इनके बीच में स्टोरेज होना चाहिए। ये मैं आपको अभी क्यूबरनेटिस नहीं बता रहा, मैं आपको कंटेनर्स बता रहा हूँ कि कंटेनर्स को मैनुअली मैनेज कैसे किया जा सकता है। अब कंटेनर्स को मैनुअली मैनेज करने का ये तरीका है, बट ये अच्छा नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तरीका अच्छा तरीका नहीं है। इसके बाद मैं आपको क्यूबरनेटिस बताऊंगा कि क्यूबरनेटिस क्यों अच्छा है। ये एक नॉर्मल तरीका है जो कि कोई भी सोच सकता है कि ठीक है, मेरे एक वीएम पे पांच अगर तीन कंटेनर चल रहे हैं, तो मैं एक और वीएम पैरेलली खड़ा कर दूंगा और उस वीएम के ऊपर मैं तीन और कंटेनर रन करूंगा। इमीडिएटली नहीं करूंगा, जब मेरा ये वीएम डाउन होगा तो मैं यहाँ पे इसको अप करूंगा। बट ये अप करने का ना तरीका मैनुअल है। मैनुअल मतलब कि अब आप इसको अप करोगे तो क्या होगा कि आपको पहले जाना था, आप तो पहले आपका डाउन हो गया, मतलब डाउन टाइम शुरू हो गया। अब आप जाओगे यहाँ पे, इसको जाओगे रन करोगे सारी चीजें, फिर आप कॉन्फ़िगरेशन सारी ठीक करोगे, बिकॉज आपने कुछ आईपीस पॉइंट करा रखी होंगी बाहर कस्टमर के लिए। मान लो आपका क्लाइंट है, ठीक है। अब क्लाइंट आपको कनेक्ट करता है तो आज की डेट में वो यहाँ कनेक्ट कर रहा है, फिर कल को आप बोलोगे कि नहीं यार मेरा तो ये होस्ट डाउन हो गया, अब तुम यहाँ कनेक्शन बनाओ, तो क्लाइंट के एंड पे आपको चेंजेस कराने पड़ेंगे। फिर बोलोगे नहीं यार चलो मैं विप लगा दूंगा, चलो विप भी लगा दो, बट प्रॉब्लम तो स्टिल परसिस्ट। यहाँ से सारी चीजें माइग्रेट करना, क्वेश्चन इज माइग्रेशन, कि कैसे आप माइग्रेट करोगे सेकंड नोड पे। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था नॉर्मल कंटेनर्स की मैनेजमेंट में। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आपको अभी कंटेनर समझ में आया या नहीं आया, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कंटेनर्स क्या होते हैं बेसिकली।
या प्लेटफॉर्म क्या होता है? एनी क्वेश्चंस इसके ऊपर, किसी का कोई सवाल है? देखो, फील फ्री टू आस्क। बहुत ही बेसिक सेशन है, मतलब मैं एडवांस लेवल पे जंप नहीं करता, ठीक है, हाई फाई वर्ड्स यूज नहीं करता। बिल्कुल सिंपल लेमन टर्म्स में बातें करेंगे। आप पूछो क्वेश्चन, जो भी आपके माइंड में, आप क्वेश्चंस पूछते रहो, ठीक है। आप अभी मुझे स्टॉप कर सकते हो अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो। कृष्णा, कंटेनर्स तो मेनली अब डॉकर इमेज हो गया ना, जो हम रन करते हैं रन टाइम पे, बस उसको चला देते हैं। हाँ, यस। कंटेनर्स को थोड़ा और डिटेल में बता देता हूँ कि कंटेनर्स होते क्या है। देखो, कंटेनर्स बेसिकली क्या होते हैं? एक इमेज होती है, पैकेज होता है, बेसिकली एक पैकेज होता है, ठीक है। एक पैकेज होता है, इसको आप क्या करते हो? आप लोड करते हो डॉकर के इंजन में। अब यहाँ पे जैसे ये मैंने आपको बताया था ना पिछले वाले उसमें स्लाइड में, कि यहाँ पे डॉकर इंजन लगा हुआ है, ठीक है, ये ओएस है और ये सारी चीजें। तो यहाँ पे जो डॉकर का इंजन है, डॉकर इंजन लिख देता हूँ मैं, ठीक है, डीई लिखता हूँ। इस डॉकर इंजन की अपनी एक रेपोजिटरी होती है, उस रेपोजिटरी में आप क्या करते हो? इमेजेस लोड करते हो। इमेजेस कुछ नहीं होता, बेसिकली एक टार फाइल होती है। इसको आप वीएम के इमेज से कंपेयर मत करना। लॉजिकली समझ सकते हो कि ये भी एक इमेज है, बट ये वो वैसी इमेज नहीं है। क्यों? बिकॉज इसमें ओएस नहीं है ना। देखो, इस इमेज में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका पहले से डला हुआ है, इसके अंदर कोई पैचिंग इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ, अच्छा, इस इमेज में होता क्या है, हाँ ये भी समझा देता हूँ कि इस इमेज के अंदर कंपोजिशन क्या होगा, क्या क्या होगा इसके अंदर। इसके अंदर होता है आपका बेसिकली ऐप डिपेंडेंसी, ठीक है। दूसरा आपका मेन सॉफ्टवेयर। अब देखो, साइज कितना कम हो गया ना। जब आप पहले एक नॉर्मल सर्वर इंस्टॉल करते थे तो कम से कम 10-12 जीबी का पूरा पैकेज होता था, जिसमें ओएस भी इंस्टॉल्ड इंक्लूडेड होता था, सारी लाइब्रेरी, सारी चीजें होती थी इंक्लूडेड, ठीक है। अब जब आप वीएम पे आए, तो वीएम की टेक्नोलॉजी में क्या होता था? वहां जो इमेज होती थी वो बेसिकली क्यूकाव हो गया, वीएमडीके हो गया, वीडीके हो गया, कोई भी फॉर्मेट का स्टोरेज मान लो, उसका जो एक इमेज हो गया। वो जो इमेज है, वो आपकी कितनी होती थी? अराउंड मान लो कि 800 MB, 1 GB। और डिपेंडिंग ऑन क्या आपने उसके अंदर सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, हो सकता है आपने उसके अंदर एक बल्कि सॉफ्टवेयर रखा हो तो हो सकता है 2 GB का भी हो जाए। पर जब आप कंटेनर्स में आते हो, तो कंटेनर में तो ओएस होता ही नहीं है, ना ही उसकी कोई क्या कहते हैं, पैचिंग होती है। पैचिंग से रिलेटेड भी चीज नहीं होती है। तो बच क्या गया? बच गया आपका मेन ऐप ऐप डिपेंडेंसी, और दूसरा आपका मेन सॉफ्टवेयर। मेन सॉफ्टवेयर क्या होगा? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होगा। भाई, मेन सॉफ्टवेयर किसी भी एप्लीकेशन में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है। और जो कंटेनर्स की टेक्नोलॉजी डिजाइन की जाती है, तो अगर आप बोलते हो कि मेरा एक कंप्लीट स्टैक्सफुल सर्वर है, ठीक है, एक सर्वर है, उसको जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा कंटेनर्स में, तो क्या मैं एक सर्वर के करस्पॉन्डिंग एक कंटेनर बनाऊंगा? आंसर इज नो। बिकॉज कंटेनर्स हमेशा लाइट वेटेड होते हैं। कोई भी सर्वर टेक्नोलॉजी जो आप यूज करते हो, जो भी एप्लीकेशन आप चलाते हो सर्वर्स के ऊपर, वो कभी भी एक सिंगल एप्लीकेशन नहीं होता है, सिंगल फ्लो में नहीं काम करता है। वो हमेशा कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सबसेट्स होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे उसको ब्रेक डाउन करना है कंटेनर्स में। तो यूजुअली जब आप एक लेगेसी सॉफ्टवेयर को, ठीक है, जब आप एक लेगेसी सॉफ्टवेयर को ट्रांसफॉर्म करते हो, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करते हो कंटेनर्स में, ठीक है, तो it is a collection of containers, so it will be container 1, container 2, एंड डिपेंडिंग की कितने आपके एप्लीकेशन। तो आप कभी भी एक सॉफ्टवेयर की जब आप मैपिंग करोगे तो वो 1 to 1 नहीं होती है कभी भी, ये याद रखना। हमेशा 1 to 2 होगी, 1 to 3 होगी, 1 to 4 होगी, मतलब इट इज फर्दर ब्रेक डाउन। आपको अलग अलग कंटेनर्स में उसको तोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कंटेनर्स का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट एक सर्वर के इक्विवेलेंट, आपको पार्ट्स में ब्रेक करके उनको ज्वाइन कराना पड़ता है, ठीक है। छोटे छोटे उसमें, जैसे मान लो एक ये हो गया कंटेनर, एक ये हो गया कंटेनर, एक ये हो गया कंटेनर। अब ये मान लो ये फ्रंट एंड है, ये मान लो ये आपका क्या कहते हैं, बैक एंड है, ये मान लो आपका डीबी हो गया, ठीक है। तो आपके मान लो एक मेन सॉफ्टवेयर था, जैसे ये बल्कि सॉफ्टवेयर था, इसका अपना एक फ्रंट एंड होता था, ठीक है, एक गुई होती थी फ्रंट एंड की। एक आपका मान लो इसमें डेटाबेस होता था, जहाँ पे आप सारा डेटा रखते थे।
एक आपका बैकएंड होगा, बैकएंड में आप कुछ कोडिंग वोडिंग जो भी करते हो, मान लो कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो। तो इस तरीके से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट कोरिलेट मत, मतलब वो मत करना कि ये सीधा ऐसे ही होता है। सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमेशा हिडन होता है, ठीक है? जो कंपनी उसे बनाती है वो सिर्फ वो कंपनी ही जानती है, डेवलपर्स। बाहर यूजुअली किसी को पता नहीं होता है, तभी उन्हें उन्हें हम ओपन सोर्स नहीं कहते हैं, हम उन्हें क्लोज सोर्स कहते हैं, ठीक है? ओपन सोर्स वो होता है जिसमें आपको इंटरनल आर्किटेक्चर पता है, ये पता है कि क्या प्रोग्राम यूज किया गया है। तो ये एक डिफरेंस है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो मान लो कि एक सर्वर था जिसमें ये 3 तरीके के काम करता था। जब आप इसको ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हो, जब आप इसको कंटेनर्स में लेके आते हो, तो ये आपके 3, 4 जितना भी आपका डेवलपर ठीक समझता है, डेवलपर जब वो डेवलप करेगा, तो वो अलग-अलग कंटेनर्स में, एंड दिस कंटेनर बेसिकली एक कलेक्शन बन जाएगा। तो जब आप ये कंटेनर्स को मिला दोगे एक साथ, तो इसको हम बोलेंगे सीएनएफ, सीएनएफ क्लाउड नेटिव फंक्शन। यहाँ हम इसको बोलते थे सर्वर, ठीक है? यहाँ हम इसको सर्वर बोलते थे। यहाँ हम इसको सीएनएफ बोलते हैं। तो एक सीएनएफ में आपके मल्टीपल कंटेनर्स होते हैं, ठीक है? और भी डिटेल में बताऊँगा सीएनएफ के बारे में, पहले मैं वापस आता हूँ कि ये है आपका कंटेनराइज़ेशन। तो एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी कि जब आप ट्रेडिशनल से या वीएम से कंटेनर्स में आते हो, तो आपका कोड पूरा दोबारा से लिखा जाता है। पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर जो यहाँ बना हुआ था, ये रीराइट होता है, रीराइट। तो जिन लोगों को क्या कहते हैं, अगर जो लोग माइग्रेशन वगैरह पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए बता दूँ कि कभी भी आप जब कंटेनर्स में आते हो, कुबरनेटिस में अगर आप अपना अपना प्लेटफ़ॉर्म, अगर मान लो आप अपना सॉफ्टवेयर लेके आ रहे हो, तो आपको पूरा का पूरा कोड दोबारा से लिखना पड़ेगा। अब क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशंस या सर्वर जो बहुत रिजिड हैं, यार हम पूरा दोबारा से लिख नहीं सकते, बहुत क्रिटिकल है, ऑलरेडी चल रहा है। इन दैट केस वो क्या करते हैं, वो उन्होंने अभी तक अपना अपग्रेड जो लाइफ साइकिल है, एज़ पर देयर लाइफ साइकिल वो अभी तक कुबरनेटिस पे नहीं आया है। लेकिन कोई भी नया प्लेटफ़ॉर्म, कोई भी नया टेक्नोलॉजी, अगर मान लो आज की डेट में कोई नया सर्वर बनाता है, कोई नया सॉफ्टवेयर बनाता है, तो बेस्ट प्रेफ़रेंस इज़ कि वो हमेशा कंटेनर्स के ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर टेक्नोलॉजी, नॉट फ्यूचर टेक्नोलॉजी, करंट टेक्नोलॉजी। ये करंट टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर तो अभी हमें नहीं पता। लेगेसी सॉफ्टवेयर में के फ्रेमवर्क पे डेवलपमेंट आज की डेट में नहीं होती है। कोई भी नया सॉफ्टवेयर जो है वो लेगेसी सॉफ्टवेयर में, मतलब फ्रेमवर्क पे डेवलप नहीं होता है। सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो कंटेनर के फ्रेमवर्क पे डेवलप होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग ट्रांसफ़ॉर्मेशन करते हैं, डेफ़िनिटली उनका पूरा कोड दोबारा से लिखा जाता है, दोबारा से रीराइट होता है, नए तरीके से, ठीक है? तो आपको नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करनी होती हैं, जैसे कि आप पाइथन यूज़ करते हो, ठीक है? मोस्ट प्रेफर्ड लैंग्वेज होती है पाइथन, या आपको जावा यूज़ करनी है, आप जावा भी यूज़ कर सकते हो, आपको रूबी यूज़ करना है, आपको कोई और नई लैंग्वेज यूज़ करनी है, आप कर सकते हो। पुरानी जो लैंग्वेजेज़ होती थी, जैसे कि सी प्लस प्लस और वो बहुत सारी पुरानी लैंग्वेजेज़ होती थी, तो ये एक चेंज है, ठीक है? तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ कि जो ये प्रॉब्लम थी, ठीक है? प्रॉब्लम क्या थी कि आप ये जो कंटेनर्स चला रहे थे एक वीएम से दूसरे वीएम पे, जब आप मैनुअली मैनेज कर रहे थे, मतलब ये कि आपका अगर ये वीएम के ऊपर का कंटेनर डाउन होता है, तो आपको मैनुअली जाना पड़ेगा और ये सारी चीज़ों को यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये एक तो मैनुअल प्रोसेस हो गया ना। मैनुअल प्रोसेस में तो यार किसी को मैनेज करना पड़ेगा, डाउन टाइम होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन जो हमें मिला है, वो मिलता है कुबरनेटिस से। तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कुबरनेटिस के बारे में कि कुबरनेटिस गूगल का पुराना प्रोडक्ट है, ठीक है? अगर आप कुबरनेटिस की हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है? अगर आप कुबरनेटिस की हिस्ट्री पढ़ोगे, शॉर्ट में हम K8S कहते हैं, ठीक है? कुबरनेटिस बहुत बड़ा वर्ड है, कैरेक्टर ज़्यादा है, तो इसीलिए इसको K8S कहा जाता है। अगर आप काउंट करोगे ना, तो कुबरनेटिस में K और S के बीच में 8 कैरेक्टर्स आते हैं, इसीलिए इसको K8S एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। कुबरनेटिस गूगल का पुराना प्रोडक्ट है, फॉर्मर गूगल प्रोडक्ट। अब आप सोचो कि अगर गूगल कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा होगा, एंटरप्राइज़ लेवल के ऊपर होगा। अब करंटली इट इज़ ओपन सोर्स, अब ये ओपन सोर्स है। इसको एक फाउंडेशन है, सीएनसीएफ बोलते हैं, ठीक है? सीएनसीएफ, वो मैनेज करता है ऑर्गेनाइज़ेशन। कम्युनिटी कह लो, ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं बोलते, कम्युनिटी बोलते हैं, एक कम्युनिटी मैनेज करती है। तो गूगल ने इसको डोनेट कर दिया। अब ये टेक्नोलॉजी कहती क्या है? इसने ये बोला कि ये जो डॉकर का जो कंटेनर्स था ना, ये सबसे बेस्ट मतलब है टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन कंप्यूट के लिए। क्योंकि इससे ज़्यादा लाइट वेटेड एप्लीकेशंस कभी भी नहीं बन सकती। दूसरा ये प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंसी, कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से मतलब नहीं है। अभी तक आपने जितना भी सर्वर पढ़ा होगा अब तक के एक्सपीरियंस में, तो आपने ये देखा होगा कि यार मेरे को अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो मुझे पर्टिकुलर रिलीज़ चाहिए।
ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगर मैं एक रिलीज ऊपर नीचे भी इंस्टॉल कर देता हूँ तो मेरा सॉफ्टवेयर जो है वो चलेगा नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं लेता है। हार्डवेयर सर्टिफाइड होना चाहिए कि ये हार्डवेयर यही पर्टिकुलर वेंडर का हार्डवेयर हो, यही पर्टिकुलर जनरेशन हो, यही पर्टिकुलर मॉडल हो। अदरवाइज वो चलेगा नहीं चलेगा कोई गारंटी नहीं। तो ये जो सारी लिमिटेशंस थी वो खत्म हो रही हैं अब। क्यों खत्म हो रही है? अब आपको ओएस से भी मतलब नहीं है। नीचे बस कंडीशन इज दैट कि इट शुड बी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए और उसके ऊपर आप कोई भी तरीके का कंटेनर चला सकते हो। तो आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंसी। अब मान लो आपने कहा यार मेरा एक एप्लीकेशन है वो सिर्फ उबंटू पे चलता है, क्योंकि उसमें जो मैक्सिमम जो कमांड्स है ना मैनेज करने वाली वो उबंटू के थ्रू चलती हैं। फिर किसी ने कहा यार मेरा एक एप्लीकेशन है जिसमें मैं सिर्फ यम वगैरह चलाता हूँ जो कि RHEL और CentOS में चलता है। वहां से मेरे पैकेजेस मैनेज हो जाते हैं, बट मेरे को ना उबंटू में प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उबंटू की कमांड्स का ना तरीका अलग है। वहाँ पे एपीटी गेट होता है, तो एपीटी हाइफन इंस्टॉल होता है। तो बोलता है कि यार यहाँ पे हमारे दोनों सॉफ्टवेयर बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन दोनों की केसेस में आप एक चीज याद रखो कि लाइनेक्स के बारे में मैंने बहुत पहले बताया था। और लाइनेक्स की ना एक चीज और इम्पोर्टेंट आप समझो कि लाइनेक्स इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनेक्स इज बेसिकली कर्नल। कर्नल किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट होता है। ठीक है? कर्नल को मिला के एक सिर्फ एक कर्नल को आप ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं दे सकते। जब आप इस कर्नल के साथ, ठीक है, आप कुछ सॉफ्टवेयर्स मिलाओगे जैसे जीएन ग्राफिकल ड्राइवर्स मिलाओगे, यूजर शेल्स मिलाओगे, तब वो मिलके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है। तब उसे हम बोलते हैं ओएस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम तभी बन सकता है एक कर्नल जब वो उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर को आप ऐड करोगे। कर्नल बेसिकली हार्ट होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो लाइनक्स का कर्नल अगर आपने डाल रखा है, चाहे वो उबंटू है, चाहे वो आपका क्या कहते हैं रेड हैट RHEL है, सेंटोस है, फिडोरा है, चाहे वो काली लिनक्स है, चाहे वो रॉकी लिनक्स है, किसी भी तरीके का लाइनक्स है, ऑल ऑफ द लाइनेक्स जो है वो कर्नल सबका एक ही होता है। ठीक है? इसी कर्नल के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी घूमती है कंटेनराइजेशन की या इवन वर्चुअलाइजेशन की भी। ठीक है? आपने दो तरीके के वर्चुअलाइजेशन अब तक पढ़े हैं। ठीक है? दो तरीके के वर्चुअलाइजेशन अब तक हमारी इंडस्ट्री में हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। वन इज योर हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन इसका मतलब क्या होता है? वर्चुअल मशीन, फिजिकल सर्वर की जगह वीएम बनाना। एंड दूसरा जो आपका वर्चुअलाइजेशन है दिस इज ओएस वर्चुअलाइजेशन। मतलब ये कि ओएस के ऊपर एक ओएस चलाना। हालांकि वो ओएस के ऊपर ओएस नहीं होता है, बट हम होता है ना लॉजिकली समझने के लिए आप इसको करेक्ट नहीं कह सकते कि नहीं ओएस के ऊपर ओएस चल रहा है। नहीं, ओएस के ऊपर ओएस कभी भी नहीं चलता है। ओएस एक ही रहता है, उसके ऊपर सिर्फ कंटेनर्स चलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंटेनराइजेशन। तो ये दो तरीके की वर्चुअलाइजेशन हमारी इंडस्ट्री में हुई है। एक हार्डवेयर में जिसमें आपने फिजिकल हार्डवेयर को वीएम में कन्वर्ट किया, तो एक हार्डवेयर पे आपके मल्टीपल वीएम्स हो गए। ऐसे ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप मल्टीपल कंटेनर्स, दैट इज योर ओएस वर्चुअलाइजेशन। इसी को हम बोलते हैं कंटेनर्स। ठीक है? अब क्यूबरनेटिस की बात करते हैं कि क्यूबरनेटिस ने क्या कहा। क्यूबरनेटिस ने कहा कि यार आपके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्या है? चैलेंजेस के साथ बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या है आपके पास। प्रॉब्लम के लिए पहले बनाते हैं कि मान लो मेरे पास एक वीएम है, ये VM2 है, ये VM3 है, और ये VM है। ठीक है? अब इनके ऊपर मैं बेसिकली क्या चला रहा था? यहाँ पे मैं कंटेनर्स चला रहा था। ठीक है? कंटेनर्स चला रहा था। मान लो यहाँ मैं कुछ और डिफरेंट कंटेनर्स चला रहा हूँ, सम डिफरेंट कंटेनर्स, ये डिफरेंट। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि मेरा कभी भी एक वीएम डाउन होता था तो मुझे यहाँ जाके कंटेनर को रन करना पड़ता था यहाँ पे। क्यूबरनेटिस ने कहा आप भूल जाओ, आपको ये कोई काम नहीं करना है, हम करेंगे। मतलब ये कि इस पर्टिकुलर इस पूरे इसको हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और वीएम इंस्टॉल करो, एक और वीएम बनाओ, और इसको बोल दो आप मास्टर। ठीक है? एक मास्टर बोल दो। अब ये मास्टर क्या करेगा? जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स थी ना अभी तक की, ये मास्टर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कैसे? ये मास्टर जो है डिसाइड करता है कि कंटेनर कहाँ लॉन्च होगा। आप इस मास्टर को बोलोगे कि मुझे कंटेनर लॉन्च करना है। एक चीज और है कि क्यूबरनेटिस ने ना कंटेनर्स को थोड़ा मतलब अपनापन देने के लिए इन्होंने बोला कि यार यहाँ पे ना हम इसको कंटेनर नहीं बोलेंगे, हम इसको पॉड बोलेंगे, POD पॉड। तो क्यूबरनेटिस के अंदर कंटेनर्स को पॉड कहा जाता है। ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दे रहा हूँ, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। एक पॉड में एक कंटेनर हो सकता है। एक पॉड में
2 कंटेनर्स हो सकते हैं, ठीक है। एक पॉड में 3 कंटेनर्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक कंटेनर में क्या 2 पॉड हो सकते हैं? आंसर इज नो। इसका आंसर है नो, इट इज नॉट पॉसिबल। जब आप कहते हो कि कंटेनर पॉड के बराबर है, इक्वल है, पर ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सच नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉड कंटेनर का रैपर है। मतलब ये कि मैंने कंटेनर लिया, उसके ऊपर गिफ्ट रैप करता है ना, जैसे हम गिफ्ट वाले हमने मान लो किसी को गिफ्ट देना है तो उसके ऊपर हम एक बॉक्स लेके उसके ऊपर रैप कर देते हैं। ऐसे ही क्यूबरनेटिस ने कंटेनर्स को रैप करके पॉड का नाम दे दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये बेसिकली एक पॉड है। अब एक पॉड के अंदर आप मल्टीपल कंटेनर्स रख सकते हो, ठीक है। आप एक भी रख सकते हो, दो, तीन, कितने भी। लेकिन आप एक ये नहीं कह सकते कि एक कंटेनर जो है वो 2 पॉड होता है, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये चीज समझ लेना। इन्होंने कहा कि हम पॉड को मैनेज करेंगे। तो अब क्यूबरनेटिस जब आप पढ़ोगे ना, तो आप क्यूबरनेटिस में पॉड वर्ड बहुत सुनोगे कि यार पॉड होता है, पॉड होता है। क्यूबरनेटिस के अंदर सबसे जो छोटी यूनिट होती है, डेट इज योर पॉड। अब पॉड को मैनेज करना का काम जो है वो मास्टर करता है। ये मास्टर नोड सारा काम करता है। आप कहोगे, मास्टर से बोलोगे कि यार मुझे 3 पॉड डिप्लॉय करने हैं, 3 पॉड्स डिप्लॉय करने हैं। मास्टर क्या करेगा? इसके लिए भी ये सारे वर्कर है, ठीक है। ये मास्टर हो गया, तो ये सारी जो नोड थी, इनको ऑटोमेटिकली एक नाम मिल गया, क्या? वर्कर। अब ये वर्कर 1 है, वर्कर 2, वर्कर 3, वर्कर n। मास्टर के पास ये सारे वर्कर्स का एक क्लस्टर है, ठीक है। मास्टर क्या कर रहा है? इन सारे वर्कर्स को कंट्रोल करता है। अब आप डायरेक्टली जाके वर्कर के ऊपर कोई भी कंटेनर डिप्लॉय नहीं करोगे, आप मास्टर से बात करोगे। आप क्यूबरनेटिस के अंदर आपको कोई भी एक्शन लेना होता है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, आप कभी भी वर्कर नोड पे नहीं जाते हो। इनफैक्ट वर्कर नोड की जो कनेक्टिविटी होती है वो आउटसाइड वर्ल्ड को डायरेक्ट नहीं दी जाती है ओएनएम के ऊपर, कि कोई भी वर्कर पे आके कुछ भी ना करे, ठीक है। मास्टर क्या करता है? मास्टर पूरे के पूरे क्लस्टर को मैनेज करता है, और इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को हम क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म कहते हैं। क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म, अब आप पूछ सकते हो कि यार क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म क्या चीज होती है। तो देखो, क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म में जैसा मैंने आपको बोला, एक मास्टर होता है। देखो, आज मैं रिवीजन करा रहा हूँ, मैंने अब तक जो पिछली बार पढ़ाया था ना, वो सारी चीजें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। मास्टर मास्टर का काम क्या है? पूरे के पूरे क्लस्टर को कंट्रोल करना। इसके बाद क्या होते हैं? यहाँ पे होते हैं वर्कर। अब वर्कर क्या नोड होते हैं? जिसके ऊपर आपके चलते हैं पॉड। इस पे आपके पॉड चलते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे आपके पॉड चलते हैं, ठीक है। वर्कर के ऊपर आपके चलते हैं पॉड, और आपके इसके ऐसे बहुत सारे वर्कर हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ वर्कर एन। तो ये वर्कर नोड हो गई। वर्कर नोड के ऊपर बहुत सारे पॉड चल रहे हैं, उन पॉड्स को कंट्रोल कौन करता है? ये मास्टर कंट्रोल करता है। ये हमेशा मॉनिटर करता है, ये हमेशा कंट्रोल करता है, हमेशा मैनेज करेगा कि आपने बोला मास्टर को, मान लो आप एक एडमिन हो, ठीक है, आप एडमिन हो। आपको अगर बात करनी होगी तो आप किससे बात करोगे? मास्टर से बात करोगे। एडमिन ने बोला कि मास्टर मुझे 3 पॉड डिप्लॉय करने हैं, प्लीज डिप्लॉय 3 पॉड। अब इस पॉड का देखो, स्टोरी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक पॉड में एक से ज्यादा कंटेनर भी हो सकते हैं, एक पॉड में एक कंटेनर भी हो सकता है। तो मैं अभी कंटेनर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉड की बात कर रहा हूँ। तो मास्टर ने बोला कि 3 पॉड हैं, तीनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट पॉड्स है। एक चीज और, चलो मैं आपको आज ही बता देता हूँ। थोड़ा सा सेशन लंबा हो जाएगा, उसके लिए अपोलॉजीज। बट मैं आपको ना कुछ अच्छी बातें आज ही बता देना चाहता हूँ। अब ये पॉड जो है ना, पॉड 1, पॉड 2 एंड पॉड 3, ये हो गया मान लो आपका ऐप 1, ये हो गया आपका ऐप 2, और ये हो गया आपका ऐप 3। 3 डिफरेंट एप्लीकेशन, 3 डिफरेंट पॉड्स। इस पॉड की मैंने बोला कि 3 पॉड मुझे डिप्लॉय करना है। बेसिकली मैं 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस डिप्लॉय करना चाहता हूँ। इन एप्लीकेशंस की मैं कॉपी रखना चाहता हूँ। जैसे नॉर्मल सर्वर्स में क्या होता था, आपको हाई अवेलेबिलिटी चाहिए, ठीक है। हाई अवेलेबिलिटी के साथ आपको स्केल करना है कि यार मुझे कैपेसिटी बढ़ानी है। आपको प्रीवियस स्लाइड का लिमिटेशन याद है कि एक वर्कर के पास एक लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। एक चीज याद रखना, एक वर्कर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। मतलब ये कि आप कहोगे कि यार मेरे को तो ज्यादा सीपीयू चाहिए रन टाइम पे,
देखो आप पहले नहीं बताते हो, लेकिन रन टाइम पे आपको जब ज्यादा सीपीयू चाहिए, ऑब्वियसली आपकी पॉड जो है वो परफॉर्म करना बंद कर देगी। अब उस केस में सिचुएशन सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन ये होता है कि इस पॉड को यहाँ से बंद करके किसी दूसरे नोड पे चालू कर दिया जाए जहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल हो। तो इस पूरे क्लस्टर का, इस पूरे वर्कर नोड का एक कोटा होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्लस्टर कोटा, क्लस्टर रिसोर्स कोटा, ठीक है, क्लस्टर का रिसोर्स कोटा। अब ये कोटा क्या बताता है? कितना सीपीयू, कितना रैम, कितना स्टोरेज, और कितना नेटवर्किंग कैपेसिटी। नेटवर्क मतलब बैंडविड्थ कैपेसिटी, बैंडविड्थ कैपेसिटी। अब ये जो कोटा है, कंप्लीट प्रोजेक्ट का कोटा, किसका? पूरे के पूरे वर्कर्स का, जो क्लस्टर कोटा है। ये क्या करेगा? अब इस कोटे के अंदर भी हर वर्कर की एक अपनी लिमिटेशन होगी। मान लो इस वर्कर पे मान लो कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज है, अब यहाँ पे पॉड ओवरलोडेड हो रही है, तो इस पॉड को यहाँ से बंद करके किसी दूसरी नोड पे चलाना है। अब ये काम मास्टर कर सकता है। मास्टर को पता है कि कहाँ मैं लॉन्च कर रहा हूँ, मास्टर यहाँ से तुरंत उठाएगा और यहाँ लॉन्च कर देगा। अब होता क्या है कि ये पॉड है, इस पॉड की आईपी होगी, पॉड का स्टोरेज होगा, पॉड अपना कुछ काम कर रहा होगा, आप बोलोगे यार मैं बंद करके यहाँ से यहाँ उठा के लेके चला गया, तो ये तो मेरा डाउन टाइम हो गया, राइट? डाउन टाइम कैसे हुआ? कि पॉड बंद हुआ, दूसरी जगह पॉड स्टार्ट हुआ। अब इस पॉड की अपनी एक आईपी थी, इस पॉड की अलग आईपी है, ये अलग वर्कर पे था, ये अलग वर्कर पे है। तो जो क्लाइंट है वो कनेक्शन बना रहा था, उसका कनेक्शन यहाँ पे बना हुआ था, और अब कनेक्शन उसको यहाँ से बनाना है, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आपने तो ठीक है कह दिया कि मैं ऑटोमेटिकली यहाँ से उठा के यहाँ ले जाऊंगा, लेकिन जो एक्सटर्नल क्लाइंट है, या जो मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैं स्टोरेज पे जो मैंने डेटा रखा हुआ है, वो सब तो मेरा चला गया। तो इसके लिए क्यूबरनेटिस सोल्यूशन देता है। क्यूबरनेटिस क्या कहता है कि मैं एक लोड बैलेंसर दूंगा, लोड बैलेंसर, सारी चीजें वो खुद मैनेज करेगा। आप एक्सटर्नल क्लाइंट को अपना एक विप दे सकते हो, ठीक है, उस विप के साथ अंदर कैसे जाना है वर्कर पे, ये सारा काम मास्टर कंट्रोल करेगा। मास्टर ही सारी चीजें देखेगा, मास्टर कम्युनिकेशन भी मैनेज करेगा। किसी का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि यार अगर ये मेरा मास्टर वर्कर है, तो मैं मास्टर से तो एडमिनिस्ट्रेटर कम्युनिकेट कर रहा है सारे वर्कर नोड पे, लेकिन जो ट्रैफिक होता है, एक्चुअल ट्रैफिक, वो कहाँ से चलेगा? एक्चुअल ट्रैफिक यहाँ से चलेगा, इन नोड से। मतलब जो भी पॉड नोड होगी, वो ट्रैफिक को कैटर करेगी, ये ट्रैफिक को कैटर करेगा। तो यहाँ पे क्लाइंट यहाँ कनेक्शन बनाएगा, यहाँ कनेक्शन बनाएगा। इसके लिए ये एक लोड बैलेंसर भी ऑफर करता है, जो कि क्यूबरनेटिस खुद मैनेज करेगा। लोड बैलेंसर में आपका एक विप होगा, वेब विप के करस्पॉन्डिंग आपकी एक सर्विस डिफाइंड होगी, उस सर्विस के करस्पॉन्डिंग आप एक सर्विस डिफाइन करोगे, उस सर्विस के करस्पॉन्डिंग आपके पॉड्स की मैपिंग होगी कि इसके लिए ये पॉड है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। और आप अगर कॉपीज बनाना चाहते हो, मान लो आप ये कहते हो कि यार मुझे इसकी कॉपीज रखनी है बहुत सारे, मतलब मुझे 4 पॉड लॉन्च करने हैं, क्योंकि मुझे अपनी कैपेसिटी बढ़ानी है, तो वो सारा काम भी ये मास्टर करता है। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो मैं आज डिस्कस नहीं करता, और डिटेल में डिस्कस करूंगा, कि मास्टर जो है वो पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को मैनेज करता है। तो इसका जो रोल है ना, वो बहुत बड़ा क्रिटिकल हो गया। इसीलिए कोई ये बोलेगा यार अगर ये मास्टर डाउन हो गया तो फिर क्या होगा पूरे के पूरे क्लस्टर का? तो यस, इसी के लिए हम क्या करते हैं कि हम मास्टर की कॉपी बना लेते हैं। आप अगर प्रोडक्शन में अगर आप कुबरनेटिस डिप्लॉय कर रहे हो, तो आप 3 मास्टर डिप्लॉय करो, 3 मास्टर। ये क्लस्टरिंग का प्रिंसिपल है कि कभी भी आप अगर क्लस्टर बनाते हो तो 3 नोड का क्लस्टर कम से कम बताओ बनाओ। इसके पीछे भी स्टोरी है जो मैं बाद में बताऊंगा, कि हम 3 नोड क्यों सिलेक्ट करते हैं, वाई 3, 2 क्यों नहीं लेते। 3 इज द मिनिमम वैल्यू, ये आप समझ लो। 2 पे आप क्लस्टर चला सकते हो, लेकिन एक सिचुएशन होती है जिसको मैं बाद में बताऊंगा, उसकी वजह से हम यहाँ पे 3 नोड का मास्टर बनाते हैं। तो अब मेरे पास 3 मास्टर है, 3 में से एक एक्टिव रहेगा, एक जो है वो सारा काम करेगा। अगर ये मास्टर डाउन होगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, दूसरे मास्टर को रोल दे देगा। दूसरा मास्टर एक्टिव हो जाएगा, वो सारा काम करेगा। अगर दूसरा भी चला गया तो ये तीसरे को दे देगा। तो कभी भी आपका किसी भी केस में ऐसा नहीं होगा कि तीनों के तीनों मास्टर डाउन होंगे, ठीक है। अगर तीनों मास्टर डाउन होते हैं तो डेफिनेटली आपका पूरा क्लस्टर डाउन हो जाएगा, और आपके जितने भी पॉड्स हैं वो मैनेज नहीं हो पाएंगे, मैनेज नहीं हो पाएंगे। मीन्स जो कनेक्शन चल रहा है, जो ट्रैफिक चल रहा है, पॉड्स रन कर रहे हैं, आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो आपका चलता रहेगा। लेकिन अगर वो पॉड डाउन होता है, या वो पॉड की कैपेसिटी रीच हो जाती है, तो वो सारे काम जो है वो कोई नहीं कर पाएगा। तो ये है मास्टर का इंपॉर्टेंस। तो ये है आपका क्यूबरनेटिस प्लेटफॉर्म। आज मैं सिर्फ इतना ही बताता हूँ, ये मैंने जस्ट रिवीजन कराया, ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वाले अब तक की जो हमारे 4 क्लासेस हुई थी, इसके अंदर मैंने आपको, अगर आप देखोगे तो मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी।
अगर आप देखोगे तो ये सारी बेसिक्स की बात करी थी मैंने यहाँ पे डॉकर कंटेनर, ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? इस पीडीएफ में आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो जो अब तक हमने पिछली 4 क्लासेस में देखा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने बताया था कि कंटेनर कैसे चलता है, कंटेनराइज़ेशन किसे कहते हैं, कंटेनर्स में कैसा होता है, क्या-क्या लिमिटेशंस है, डिफरेंट सर्विसेज़ के क्या-क्या एडवांटेजेस हैं। तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, ये आप पढ़ लेना अपने से, ठीक है? इन वीएम्स के ऊपर कैसे कंटेनर्स चलते हैं, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है। देन फिर मैंने आपको बताया ऑर्केस्ट्रेशन जिसे जो मैंने आपको अभी बताया कि मास्टर सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? सब कुछ मैनेज कर रहा है। तो ये जो सारे काम है वो कुबरनेटिस के अलावा और भी अलग-अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे डॉकर स्वार्म, ओपनशिफ्ट, नोमैड, मिनीक्यूब, डॉकर कंपोज, गूगल जीकेई, एज़्योर एकेएस, अमेज़न ईकेएस, ये सारे के सारे जो है कुछ तो कुबरनेटिस के ऊपर बेस्ड हैं प्रोडक्ट और कुछ जो है वो अपना खुद का टेक्नोलॉजी बनाते हैं। मीन्स कि वो कुबरनेटिस को फॉलो नहीं करते, पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कुबरनेटिस को फॉलो करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे गूगल, गूगल कुबरनेटिस इंजन जो है वो कुबरनेटिस को फॉलो करता है। एज़्योर भी जो है वो कुबरनेटिस को फॉलो करता है। अमेज़न भी जो है वो कुबरनेटिस को फॉलो करता है। मिनी क्यूब भी जो है वो कुबरनेटिस के ऊपर बेस्ड है। ओपनशिफ्ट भी आपका कुबरनेटिस के ऊपर बेस्ड एक प्रोडक्ट है। तो जो इन सब जो सबसे फेमस टेक्नोलॉजी है दैट इज़ कुबरनेटिस। तो आप अपना खुद का प्राइवेट कुबरनेटिस भी बना सकते हो। आप किसी कंपनी का कुबरनेटिस भी ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप मिनी क्यूब देख रहे हो, आप ओपनशिफ्ट रेड हैट से ले सकते हो, आप गूगल का ले सकते हो, एज़्योर एकेएस ले सकते हो, अमेज़न ईकेएस ले सकते हो। ठीक है? तो ये सारे कीवर्ड और ये मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं कुबरनेटिस के बारे में हिस्ट्री बताई थी। फिर ये बताया था मास्टर क्या होता है, वर्कर क्या होता है, ठीक है? एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर मैं आज डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक्सटेंडेड आर्किटेक्चर मैं आपको पहले बता चुका हूँ। फिर आप ये देख सकते हो कि कैसे माइग्रेशन होता है, कैसे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जो है वो कंटेनर्स पे आता है। कुबरनेटिस का फ़ायदा क्या है? क्यों एडवांटेज है? जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि कुबरनेटिस क्या काम करता है। कुबरनेटिस की सर्विसेज़ जो मैंने अभी कुछ हाई लेवल पे बोला है बस, मैंने डीएनएस की बात जैसे मैंने अभी लोड बैलेंसर की बात करी है। इन सर्विसेज़ को मैं आपको बताऊँगा डिटेल में कि सर्विसेज़ क्या होती हैं। और फिर आप इस तरीके से आप सर्टिफ़िकेशन कर सकते हो, अगर आपको कुबरनेटिस सर्टिफ़िकेशन करना है, तो आप ये सारे सर्टिफ़िकेशन पे जा सकते हो। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? इसके बाद अब मैं वापस आता हूँ, ठीक है? लेट मी कम बैक। ठीक है।